गोपीनाथ जी हमारे ही गांव के रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनके 3 भाई, माता पिता, पत्नी तथा 2 प्यारे बच्चे थे। गोपीनाथ जी मुंबई में किसी सेठ के यहाँ ट्रक की ड्राइवरी करते थे। उन्हें ट्रक पर माल लादकर दूर दूर के शहरों में जाना पड़ता था। वह बहुत ही मेहनती और अपना काम पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से करते थे। उनके कार्य से उनका सेठ भी बहुत ही खुश था और हर महीने उन्हें अपने साथ ले जाकर डाकघर जाता था और 1000-1200 उनके घर मनी ऑर्डर जरूर कराता था। गोपीनाथ जी की जीवन की गाड़ी बहुत ही मज़े में चल रही थी। कभी कभी जब उनको माल लेकर लखनऊ, बनारस आदि आना पड़ता तो वह थोड़ा समय निकालकर घर पर भी आ जाते और घर वालों का हाल चाल लेने के बाद वापस चले जाते। एक बार की बात है, गोपीनाथ जी रात को करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकले थे। उन्हें दिल्ली की ओर जाना था। उनके साथ रामू नाम का एक खलासी भी था। गोपीनाथ जी खलासी को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। अब रामू ट्रक चलाने में निपुण भी हो गया था। उस रात रामू ने जिद करके कहा कि आप आराम से सो जाइए तो ट्रक चलाकर मैं चलता हूँ। गोपीनाथ जी ना कहकर ट्रक खुद चलाते हुए निकल पड़े और रामू उनके बगल में बैठा रहा। रात के करीब 1 बजे होंगे और ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। अचानक गोपीनाथ जी को पता नहीं क्या हुआ कि वह सड़क किनारे ट्रक रोककर बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद वह रामू से बोले कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मज़े में धीरे धीरे ट्रक चला कर ले चलो। रामू तो ट्रक चलाना चाहता ही था। उसने हामी भर दी, स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे 1 घंटे के बाद जब रामू को लगा कि गोपीनाथ जी गहरी नींद में सो रहे हैं तो उसको मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत ही तेज़ कर दी और गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसे पीछे से एक और ट्रक आती दिखाई दी, शायद जिसकी स्पीड और भी तेज़ थी। उसने सोचा कि शायद पीछे से आ रही ट्रक उससे आगे निकलना चाहती है। रामू का भी खून अभी तो एकदम नया था, वह भला ऐसा क्यों होने दे। उसने भी ट्रक का एक्सीलेटर दबाते हुए ट्रक को और भी तेज़ दौड़ाने लगा। अरे यह क्या! उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ट्रक का अब उसके काबू से बाहर हो गई। वह कुछ सोच पाता इससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से टकराकर पूरी तरह नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में गोपीनाथ जी तो प्रभु को प्यारे हो गए, पर रामू बच गया। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उसके सेठ को सूचना भिजवा दी। रामू 4-5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर ही पछतावा हो रहा था। उसकी एक गलती से उसके पिता समान गोपीनाथ जी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसका दिल रो पड़ा था, पर अब विधि के विधान के आगे वह कर भी क्या सकता था। उसने तय कर लिया कि अब वह जो भी कमाएगा उसका आधा गोपीनाथ जी के परिवार को दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह वापस मुंबई आ गया। अपने सेठ से मिलकर उसने सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा कि अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, पर हम अभी गोपीनाथ जी के परिवार वालों को कुछ बताएंगे नहीं और समय समय पर उसके परिवार की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने रामू से एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर रामू पूरी तरह से डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सेठ ने रामू को बताया कि गोपीनाथ जी बार बार बताया करते थे कि मालिक, जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात को करीब 1 से 2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेज़ी से पीछे से आ रहा है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। पीछे देखने पर वह ट्रक दिखाई नहीं देता, पर ट्रक के शीशे में वह साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखता है।
कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर देखा तो पीछे कोई ट्रक ही नहीं दिखा। तेज़ी से आता हुआ ट्रक केवल रात को ही, और वह भी शीशे में ही दिखता है। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो गया है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे उस सेठ ने कहा कि मैं गोपीनाथ जी की बातों को सुना तो लेता था, पर उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी न हो। और वैसे भी मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता था, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे गोपीनाथ जी की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी के इतना कहते ही रामू को जैसे सांप सूंघ गया। वह चाह कर भी चीख नहीं सका तो क्या पीछे से आ रहा ट्रक कोई भूत प्रेत या कोई भूत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना करा देता था। खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गए और रामू भी। 3 महीना बीतने के बाद एक दिन सेठ ने रामू से कहा कि चलो गोपीनाथ जी के घर चलकर आते हैं। इस बात को छिपाना ठीक नहीं होगा और साथ ही गोपीनाथ जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर दें। गोपीनाथ जी थे तो हर महीने उनके परिवार को मनी ऑर्डर चला जाता था, पर पिछले 3 महीने से मनी ऑर्डर भी नहीं गया और ना ही कोई पत्र आदि। उनके घर के लोग कहीं परेशान ना हों। सेठ की बात सुनकर रामू ने कहा कि सेठ जी, अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि गोपीनाथ जी के परिवार की मदद करता रहूँगा। उसके बाद सेठ ने कहा कि ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूं कि गोपीनाथ जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था कर दूं और साथ ही उनके भाइयों को यहाँ लाकर कुछ काम धंधा दिलवा दूं। मई का महीना था और दोपहर का समय। कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और रामू पसीने से तरबतर थे। वह लोग पूछते पूछते गोपीनाथ जी के घर पहुँच गए। एक आदमी ने गोपीनाथ जी के घर पर उन लोगों को पहुंचा दिया। गोपीनाथ जी के दरवाजे पर एक नीम का पेड़ था, जिसके नीचे चौकी पड़ी हुई थी। सेठ और रामू वहीं बैठ गए। उन दोनों ने गोपीनाथ जी के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई आदि जो लेकर आए थे घर में भिजवा दिए। घर से उन्हें पानी, जलपान आदि पीने के लिए आया। पानी पीने के बाद उन दोनों ने गोपीनाथ जी के परिवार को यह दुखद घटना सुनाने की सोची। कुछ कहने ही वाले थे, तभी डाकिये के साइकिल की घंटी टिन टिन बजती हुई उसी नीम के आगे आकर रुक गई। फिर डाकिये ने गोपीनाथ जी के पिताजी को राम राम जी कहते हुए मनी ऑर्डर सौंप दिया। मनी ऑर्डर सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिया के जाने के बाद गोपीनाथ जी के पिताजी ने कहा कि जब आप लोग आ ही रहे थे तो फिर गोपीनाथ जी को या पैसे डाक के द्वारा लगाने की क्या ज़रूरत थी। आप लोगों के हाथ से ही भिजवा दिया होता। गोपीनाथ जी के पिता के मुंह से इतना सुनते ही सेठ और रामू दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ ने थूक घोंटकर गोपीनाथ जी के पिताजी से पूछा कि क्या कहा आपने। गोपीनाथ जी ने मनी ऑर्डर भेजा है। सेठ की यह बात सुनते ही गोपीनाथ जी के पिताजी ने बिना कुछ बोलते हुए 100 के 8 नोट तथा मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज़ का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी जल्दी उस कागज़ के टुकड़े को उलट पुलट कर देखने लगे। उन्हें कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज़ पर जो लिखाई थी वह गोपीनाथ जी की ही थी और वह पैसा उन्होंने पिछले महीने ही उस डाकघर से लगाया था जहां से सेठ और वह बराबर हर महीने पैसा लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए थे। साथ ही रामू के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। तभी गोपीनाथ जी के पिताजी बोल पड़े कि कुछ भी हो पर भगवान ऐसा लड़का सबको दे।
हम लोगों की बहुत ही शुद्ध रखता है और हर महीने थोड़ा कम या ज़्यादा मनी ऑर्डर ज़रूर कर देता है। इतना सुनते ही रामू बोल पड़ा कि काका, क्या पिछले महीने भी गोपीनाथ जी ने मनी ऑर्डर किया था? हाँ कहते हुए गोपीनाथ जी के पिता ने कहा कि अरे भाई हाँ, पिछले महीने तो उसने 1200 रुपये भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि सेठ और रामू किस परिस्थिति में होंगे। अचानक रामू अपने आप को रोक ना सका और फपक कर रोने लगा। सेठ से रहा ना गया और सेठ भी रोने लगे। गोपीनाथ जी के परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये दोनों रोने क्यों लगे। अब उस नीम के नीचे गांव के अन्य लोग भी एकत्रित हो गए थे। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। यह बात सुनते ही वहां खड़े लोगों महिलाओं में रोना पिटना शुरू हो गया, पर अभी भी गोपीनाथ जी के घर वाले यह मानने को तैयार नहीं थे कि पिछले 4 महीनों से गोपीनाथ जी नहीं हैं। अगर गोपीनाथ जी नहीं हैं तो इन 4 महीनों में जो 3 बार मनी ऑर्डर आए हैं वह किसने भेजा है? हैंड राइटिंग तो गोपीनाथ जी की है। अरे इतना ही नहीं, 2 महीने पहले उसका एक पत्र भी मिला था जिसमें उसने लिखा था कि बाबूजी कुछ ज़रूरी काम आ जाने के कारण 1 साल तक मैं घर नहीं आ सकता, पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूँगा। काफ़ी कुछ के बाद गोपीनाथ जी के दुर्घटना की पुलिस द्वारा जांच ली गई। कुछ तस्वीरों और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद गोपीनाथ जी के घरवाले मानने लगे कि गोपीनाथ जी नहीं रहे, वह भी पूरी तरह से नहीं। गांव वालों और कुछ हितनात के कहने सुनने के बाद गोपीनाथ जी की अंतिम क्रिया संपन्न की गई। सारे कर्म विधिवत संपादित किए गए। इसके बाद गोपीनाथ जी के तीनों भाइयों सेठ के पास मुंबई चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही सेठ हर महीने गोपीनाथ जी के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता रहा। खैर जो भी हो, पर अभी भी रामू को यकीन नहीं होता कि उसका पीछा करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था, और मरने के बाद भी गोपीनाथ जी अपने परिवार को मनी ऑर्डर करते रहे। खैर अब गोपीनाथ जी के परिवार को पूरी तरह यकीन हो गया है कि अब गोपीनाथ जी इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि अब उसका पत्र मनी ऑर्डर आज भी नहीं आता है, और इस घटना को तो काफ़ी समय हो गया है। नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद जी।